ये तो यार लग भी नहीं रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, अभ्युदय योजना के इस ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक तो पढ़ेंगे ही, एक नया पार्ट भी पढ़ेंगे, एक नई ब्रांच पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी कर रहे थे और आज हम लोग क्लाइमेट पढ़ेंगे। तो क्लाइमेट की स्टडी जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं, यानी जलवायु का अध्ययन भूगोल की हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसको हम जलवायु विज्ञान बोलते हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे जलवायु विज्ञान की। भूगोल के बारे में मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसकी कई सारी ब्रांचेज होती हैं, जिसमें हम फिज़िकल की बात अभी कर रहे हैं, फिज़िकल ही पढ़ रहे हैं, भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं। भौतिक भूगोल की जो भू आकृति विज्ञान शाखा है उसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, यानी जियोमॉर्फोलॉजी की हम लोग स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्लाइमेटोलॉजी के बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि क्लाइमेट क्या होता है, जलवायु क्या है। ठीक है, जलवायु का मतलब है कि किसी भी स्थान की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का जो योग होता है वो जलवायु होता है। किसी भी स्थान की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का योग जलवायु कहलाता है। जलवायु के रेफरेंस में या जलवायु जब हम जलवायु की बात करते हैं तो एक साथ साथ पैरेलल में मौसम भी चलता है, और जलवायु मौसम में डिफरेंस करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है नॉर्मल व्यक्ति के लिए। वो जलवायु और मौसम को लगभग एक सेम रेफरेंस में यूज़ करता है, लेकिन जो भूगोल के विद्यार्थी हैं, भूगोल जो पढ़ते हैं, उनको इस ध्यान रखना होगा कि जलवायु और मौसम में डिफरेंस होता है। मौसम क्या होता है? किसी भी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का योग मौसम कहलाता है, और किसी स्थान विशेष की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का योग जलवायु कहलाता है। अब बात ये, प्रश्न ये आएगा कि ठीक है, प्रश्न ये आएगा कि वायुमंडलीय तत्व यानी एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स। अब एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, अभी एटमॉस्फेयर में क्या क्या एलिमेंट्स मिल रहा है, या वायुमंडल किन किन तत्वों से मिलके बना है, या कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो एक जलवायु या मौसम का संगठन बनाएंगे या उनकी संरचना करेंगे। तो साधारण सी बात है, टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड्स, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? वायुमंडल के तत्व ही तो होंगे। ठीक, तो वायुमंडल के तत्वों का अध्ययन। अब आप देखिए कि हम लोग बात करते हैं कि आज मौसम ऐसा है, तो मौसम ऐसे में हम क्या अनुभव करते हैं? मोस्टली आपका सीधा सीधा जो है वो टेम्परेचर पे जाता है कि आज टेम्परेचर, आज गर्मी ज़्यादा है, आज मौसम अच्छा है, आज ठंड है। तो उसमें क्या चीज़ छुपी रहती है? उसमें टेम्परेचर छुपा रहता है। टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर। अब इन दिनों की बात अगर हम करें, अभी अगस्त का महीना चल रहा है, इन दिनों सबसे ज़्यादा आपको ह्यूमिडिटी परेशान कर रही है। गर्मी है, टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी। अब आप देखिए, थोड़ा सा अगर हम साल के 12 महीनों की बात कर लें, अभी मई जून बीता है, तो मई जून में आपने देखा कि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं होती। तो उस समय अलग टाइप की गर्मी महसूस होती है आपको। और जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या होता है? तापमान होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम हो जाता है, और वर्षा के कारण आर्द्रता बढ़ जाती है। तो तापमान और आर्द्रता दोनों मिलकर एक भयंकर गर्मी का रूप ले लेते हैं। तो वो जो गर्मी है वो हमें अलग प्रकार की गर्मी लगती है। फिर धीरे धीरे अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, तापमान और इन चीज़ों में परिवर्तन होता रहेगा। तो आप देखिए, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, ये सारी चीज़ें मिलके क्या कर रही हैं? एक मौसम का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, अब इन्हीं सबको हम ग्लोबल स्टडी की बात कर लें, ग्लोब पे स्टडी कर लें, तब क्या हो जाता है? तो ये जलवायु में परिवर्तित होती है। मतलब कि हमने एक बड़े क्षेत्र का, एक विस्तृत क्षेत्र का, एक बड़े रीजन का की स्टडी की, बड़े रीजन की क्लाइमेटिक, बड़े रीजन की एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स की स्टडी की,
तो हमें क्या समझ में आया, मौसम और जलवायु की बात समझ में आई। ठीक है, मौसम को क्या होगा, मौसम आप कहते हैं कि हाँ मौसम बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, एक दिन में कई बार बदल रहा है, लेकिन क्या ऐसा है कि जलवायु एक दिन में कई बार बदल रही है? क्या हम कहते हैं कि किसी शहर की जलवायु आज बदल गई, आज जलवायु ऐसी है कल चेंज हो गई? मौसम कहते हैं आज मौसम अच्छा है, आज गर्म है, आज ठंडा है, तो ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अल्पकालिक दशाओं का अध्ययन हो गया, यानी छोटे समय, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड की स्टडी हमने की, तो वो स्टडी क्या बन के आ रही है, वेदर कहलाता है या मौसम कहलाता है। और जो लॉन्ग टाइम होता है, हम बात स्पेशली क्लाइमेट की कर रहे हैं, तो क्लाइमेट यानी जलवायु का संबंध, जलवायु का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं उसको हम जलवायु विज्ञान कह देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जलवायु विज्ञान की अगर हम बात करेंगे, जलवायु विज्ञान अब आप इसको ग्लोब के रेफरेंस में देखिए। अब आपको डेली ग्लोब की ज़रूरत पड़ेगी, ग्लोब को अच्छे से पढ़ लीजिए, जो स्टार्टिंग की 1-2 क्लास मेरी थी उनको रिवाइज कर लीजिए, उसमें से बहुत सारी चीज़ें काम आएंगी। तो यहाँ हमारे पास इक्वेटर 0 डिग्री, फिर कैंसर, बल्कि थोड़ा सा कैंसर यानी कर्क रेखा, और आर्कटिक सर्किल, मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्किल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये तो सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 66 डिग्री 30 मिनट साउथ, ओ सॉरी नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, 66 डिग्री 30 मिनट साउथ। ये क्यों, कैसे हैं इतने नंबर, ये क्यों दिए हैं, ये सारी बात मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो अब उसको हमें यहाँ अप्लाई करना होगा। अब आप देखिए कि ग्लोब के रेफरेंस में आप बुक्स पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीत कटिबंधीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, फ्रीज क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, टुंड्रा क्लाइमेट, टैगा क्लाइमेट, इंटर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ऐसे होता है। तो बड़े बड़े रीजन की बात होती है। क्या हम कहते हैं कि हमारे शहर की क्लाइमेट इस टाइप की है, मौसम की बात करते हैं। बड़े रीजन की बात हम कहते हैं उत्तर भारत की जलवायु ऐसी है, दक्षिण भारत की जलवायु इस प्रकार की है, लेकिन कभी शहर की नहीं कहते जलवायु ऐसी। शहर में मौसम ऐसा है और जलवायु के अंतर्गत एक बड़े क्षेत्र में वो आ रहा है, तो जैसी पूरे बड़े क्षेत्र की जलवायु है वैसी जलवायु हमारे शहर की हो जाती है। उत्तर भारत में है शहर, तो उत्तर भारत की जलवायु जिस प्रकार की होगी वो उत्तर भारतीय। ठीक है, दक्षिण भारत की जलवायु, दोनों भारत में दोनों स्थानों की जलवायु, दोनों भागों की जलवायु बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो अब जलवायु के अंतर्गत जब मौसम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं जलवायु में मौसमी परिवर्तन क्या हो रहा है। तो मौसम के अनुसार, मौसम क्या है, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने के हिसाब से क्या होता है, विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती है, टेम्परेचर का जो एंगल है वो, सनरेज का एंगल वो चेंज होता है, ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है, रेनफॉल का आपने देखा है पूरे साल लगभग वर्षा नहीं होती है, कुछ महीनों में वर्षा होती है, शीतकाल में कहाँ वर्षा हो रही है, ग्रीष्मकाल में कहाँ हो रही है। तो वो सारी चीज़ें सब मिला के जब हम स्टडी करते हैं लगभग 32 से 40 साल तक का, तो वो क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। ठीक है, और छोटे समय की जब स्टडी करते हैं तो वो मौसम होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपका क्लाइमेट और वेदर का होता है। तो क्लाइमेट, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हमें कई सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो उनमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है, एक बात और अभी आपको मैं बता रहा था कि क्लाइमेट की बात कर रहे थे, तो जैसे क्लाइमेट उष्ण कटिबंधीय या ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात की हमने, तो लगभग हम ये पूरा इस क्षेत्र की बात कर लेते हैं। टेम्परेट की बात की तो इसकी बात कर लेते हैं, फ्रीज की बात की तो इसकी बात कर लेते हैं। अब इनके बीच में और बहुत सारे होते हैं। पर्टिकुलर इक्वेटर की बात करें तो वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट हो जाता है। अगर पर्टिकुलर हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं तो वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में आ जाता है। उसकी विशेषता इस वाले क्षेत्र से, यानी यहाँ से 5 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, भूमध्य रेखा से दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक का जो क्षेत्र होता है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में आता है। तो ये ध्यान रखना है। तो 5 डिग्री का इसके आसपास जो 10 डिग्री 15 डिग्री है उससे एरिया में यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा जलवायु विशेषताओं में।
तो फिलहाल आपको ये चीज़ समझनी होगी कि वास्तव में जलवायु क्या है, जलवायु विज्ञान क्या है और मौसम क्या है, और वायुमंडल के तत्व क्या हैं, वातावरण एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स क्या हैं। एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स में आपने देख लिया सारे क्या हैं, टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा यानी तापमान होगा, वायुदाब होगा, वर्षा होगी, आर्द्रता होगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगे, ये सब वर्षा की जगह वर्षण भी कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन कह सकते हैं। तो वो सब क्या है, वो सब मिलकर मौसम और जलवायु का निर्धारण करते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि हम कैसे अपनी बात शुरू करेंगे, और ग्लोब को अच्छे से आप समझ लीजिए कि ग्लोब में क्या क्या है। तो अब हम इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है, अच्छा कुछ फैक्टर होते हैं क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले, तो वो फैक्टर हम साथ साथ डेली पढ़ेंगे, इसलिए मैं अलग से उनको नहीं बता रहा हूँ। डेली वो फैक्टर पढ़ेंगे कि ऐसे तत्व क्या होते हैं जो जलवायु को निर्धारित करते हैं। तो उसके तत्व कौन से हैं, एटमॉस्फेयर में आप देखो प्रेशर, रेनफॉल, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें, तो ये किसी न किसी रूप में इसको कंट्रोल भी करते हैं। कोई भी स्थान से मतलब वर्ल्ड में कोई भी, जैसे हम ग्लोब की बात करें तो कोई भी पर्टिकुलर प्लेस ले लें, कोई भी स्थान ले लें, ठीक है, तो वो स्थान अपनी किस प्रकार की विशेषताएं रख रहा है, किस अक्षांशीय स्थिति पर स्थित है, सूर्य की किरणों का एंगल वहाँ पर कैसा जा रहा है, ठीक है। अब वायुदाब की क्या स्थिति है, आर्द्रता कितनी है, एनुअल रेनफॉल कितना रहता है, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है, वो स्थान जलीय है या स्थलीय है, ठीक है। जलीय है तो कैसा जल है, खारा जल है, मीठा जल है, स्थल है तो कैसा स्थल है, महाद्वीप, पठार है, पहाड़ है, मैदान है, मरुस्थल है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हवाओं की दिशा कहाँ से कहाँ हो रही है, महासागर की जो लहरें हैं वो उस स्थान के, अगर वो स्थान उसके पास है तो उसे प्रभावित कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं किसी भी स्थान की जलवायु को, या उसका निर्धारण करते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें डेली हम किसी न किसी रूप में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसमें मेन जो मुख्य भूमिका है वो किस किस की है। तो आपको देखना है कि किसी भी स्थान की जो अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का योग है या स्टडी है उसको हम मौसम कहते हैं, और जो दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का योग है उसको हम जलवायु कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब जलवायु हम पहला जो टॉपिक अपना पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। एटमॉस्फेयर। अब देखिए वायुमंडल, पृथ्वी, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था भौतिक भूगोल के बारे में, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल या जैव मंडल, ये सारे मंडल के बारे में बताए थे। और ये चीज़ें जब डिटेल स्टडी करते हैं तो थोड़ा नाम बदल जाते हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी बन गया, क्लाइमेटोलॉजी बन गया, ठीक है। तो अब ये बात आती है वायुमंडल। वायुमंडल क्या, वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ से जो एक घेरा है, पृथ्वी को चारों तरफ से उसने कवर किया हुआ है। किसने कवर किया हुआ है, विभिन्न गैसों के मिश्रण ने, ठीक। तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है और ये पृथ्वी को सभी चारों ओर से या सभी दिशाओं से घेरे हुए हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि एक ऐसा आवरण है, एक ऐसी परत है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, और उस परत में कौन शामिल है, उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें शामिल हैं जो जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जीवित रहने के लिए सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। जीवित रहने के लिए सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, और वायु हमें कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से मिलती है। अर्थात वायुमंडल विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए होता है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि वायुमंडल प्राकृतिक पर्यावरण एवं जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण संघटक है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र
अब देखिए कि अगर यहाँ से तापमान, वायुदाब, वर्षा ये सब चीज़ें हटा दें तो जो सिस्टम है सृष्टि में जीवन है, जीवन का क्या होगा? वायुमंडल नहीं होगा तो कैसे जीवन संभव हो पाएगा? आपने देखा है कि और ग्रहों पे वायुमंडल की कमी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि जो जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं वो हमें पृथ्वी के जो चारों तरफ वायुमंडल मिल रहा है उस वायुमंडल से प्राप्त होती हैं। इसलिए हम ये कह देते हैं कि जो प्राकृतिक पर्यावरण एवं जीव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र का एक आवश्यक संघटक है। कौन? वायुमंडल। आप ऐसे भी कह सकते हो कि कई 100 किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण। सीधी सी बात है, अगर हम ग्लोब की बात कर रहे हैं तो ग्लोब को चारों तरफ से ये कोई आवरण ढके हुए हैं, तो कई 100 किलोमीटर मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण, और ये गैसीय आवरण क्या कहलाता है? पृथ्वी का वायुमंडल कहलाता है, जो विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण होता है। अब बात ये आती है वायुमंडल कैसे इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो पृथ्वी के जो आकर्षण शक्ति है उसके कारण जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के साथ टिका हुआ होता है। ये रंगहीन और गंधहीन होता है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% यानी 99% पृथ्वी की सतह से लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसका जो 99% पार्ट है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है इस सतह से। ठीक है, तो अब हम बात करें वायुमंडल के कंपोजिशन की। वायुमंडल क्या हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के चारों तरफ एक मोटी परत में व्याप्त गैसीय आवरण जिसमें जीवन के लिए आवश्यक गैसें पाई जाती हैं। और अब हम उसका वायुमंडल में दो चीज़ें आती हैं, एक उसका कंपोजिशन संगठन और दूसरा उसका स्ट्रक्चर संरचना। तो पहले हम संगठन की बात कर लेते हैं, कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, वायुमंडल का संगठन यानी वायुमंडल किस किस से मिलके बना है, तो उसमें तीन चीजें आप इसको फ्लो चार्ट के रूप में बना सकते हैं। यहां पर आप लिखेंगे गैसेस, यहाँ दूसरा आप लिख सकते हैं जलवाष्प, वाटर वेपर्स, और तीसरा धूल कण या डस्ट पार्टिकल। ठीक है, वायुमंडल के संगठन की बात अगर हम करें तो वायुमंडल तीन चीज़ों से मिलकर बना है, जिसमें गैसेस, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल। ये इसका कंपोजिशन या संगठन कहलाता है। तो वायुमंडल में क्या क्या चीज़ विद्यमान हुई? विभिन्न प्रकार की गैसें यानी जीवन के लिए आवश्यक गैसें या विभिन्न प्रकार की गैसें, दूसरा जलवाष्प, वाटर वेपर्स, और तीसरा आपका डस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि कौन कौन सी गैसेस मिल रही हैं। आप दो तीन गैसों के बारे में तो सभी जानते हैं, भाई सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कहाँ से मिलती है? वायुमंडल से मिल रही है। पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो कहाँ से मिल रहा है? वायुमंडल से मिल रहा है। तो वायुमंडल की जो मुख्य गैसें हैं उनमें से आपकी जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत मिलता है वो नाइट्रोजन का मिलता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनन और हीलियम, ये गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। जिनमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन ये बहुत बार आता भी है कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस
पाई जाती है तो वो नाइट्रोजन है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते भी होंगे। नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर आपका ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 78.8% नाइट्रोजन मिलती है, ऑक्सीजन 20.95। तो आप इनको इस तरह से कर सकते हो, अपने याद रखने के लिए एक सर्किल बना लो और सर्किल में आप इस तरह से बना दो यहाँ कौन कौन सी गैस मिल रही है, जो जितना मिल रहा है उस हिसाब से आप उनका डायग्राम बना सकते हो कि 78.8% मिल रहा है N2, तो आप इसका N2 का दिखा दो भाई कितने हिस्से में मिल रहा है, उसको कोई कलर यहाँ पे दिया है मान लीजिए, तो इस तरह से आप दिखा दो। दूसरा आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ऑक्सीजन कितना मिल रहा है उसको इस कलर से दिखा रहे हो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे दिखा दो। बाकी के थोड़े में सब आ जाती हैं छोटी छोटी, तो इस टाइप से डायग्राम बना के भी आप डिफरेंट गैसेस का ये एक डायग्राम बना सकते हो कि ये गैसों का वितरण है। अपने याद करने के लिए बना सकते हो, कहीं लिखना है तो भी लिखने में अच्छा लगेगा। बाकी आपको याद तो रखना ही है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टन है, जेनन है, हाइड्रोजन है। ये सारी गैसेस वायुमंडल में आपको मिलती हैं और किस गैस का क्या काम है ये आप अच्छी तरह से सब जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा रोल होता है, उसको थोड़ा सा सुन लीजिए क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। सोलर रेडिएशन, ठीक है, सोलर रेडिएशन यानी सूर्य से जो विकिरण आता है उसके लिए पारदर्शी है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सोलर विकिरण के लिए पारदर्शी है, मतलब उसको आने तो देती है पृथ्वी की सतह पे लेकिन वापस नहीं जाने देती। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक बात और है जो हम कल के क्लास में पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा अभी बता देता हूँ मैं। एक होता है इंसोलेशन, जैसे अभी सोलर विकिरण, सोलर रेडिएशन कहा या सोलर विकिरण, सौर विकिरण ही कह सकते हैं, सूर्य से आने वाला पृथ्वी तक आ रहा है, लेकिन जब ये वापस होता है तो ये सोलर नहीं रहता, फिर ये पार्थिव विकिरण हो जाता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। ये शॉर्ट वेव के रूप में आता है, ये लॉन्ग वेव के रूप में जाता है। तो ये क्या करती है, इसके लिए तो पारदर्शी है लेकिन इसके लिए नहीं है। ये चीज़ आपको आगे कल वाले क्लास में बहुत काम देगी और आपको हमेशा याद रखना है कि जो सन से रेज आती हैं, सूर्य से जो आता है वो सूर्यातप या इंसोलेशन होता है, और जब वो पृथ्वी पे टकरा के वापस हो जाता है, ब्रह्म अंतरिक्ष में घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ, तो क्या होता है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण, ये पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण। पृथ्वी से कैसे विकिरण निकल जाता है ये हम कल इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह जो बनते हैं वो सब इन्हीं कारणों से बनते हैं, क्योंकि जो रेडिएशन यहाँ पर आ रहा है वो वापस जाने की इसको परमिशन नहीं है, यानी उसके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये सब होता है, ग्लोबल वार्मिंग बाद में इसका रूप ले लेता है। तो ये सारी चीज़ें, पृथ्वी के ताप, हवा को गर्म हो जाएगी आसपास का, जब गर्मी आती रहेगी जाने की गुंजाइश नहीं होगी, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का रोल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑक्सीजन का क्या है भाई, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए सभी जीवों के लिए आवश्यक होती है, तो ऑक्सीजन का रोल आप सब लोग जानते ही। बाकी हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये सब हल्की गैसें, इनमें हल्की गैसें भारी गैसें इस कैटेगरी में भी किया हुआ है। तो फिलहाल आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखना है कि कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन में गैसेस कौन कौन सी हैं और उन गैसेस में उनका क्या रोल क्या है, नाइट्रोजन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का क्या रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है। तो यहाँ जो भूगोल से संबंधित बातें हैं वो मैंने आपको लगभग सभी बता दी। दूसरा हमारे पास जो इसका एक भाग है वो क्या होता है, जल वाष्प। ठीक है, जल वाष्प यानी वाटर वेपर। जल वाष्प का रोल क्या है, जल वाष्प का रोल तो बहुत बड़ा है। पृथ्वी का जो सराउंडिंग है या जो वायुमंडल है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, पृथ्वी की सतह से और दूर जाने पर क्या हो रहा है, उसकी ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है। पृथ्वी की सतह और सतह से आप सतह पर खड़े हैं, उसके बाद फिर आप बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, आप विभिन्न अलग यानी दूरी पे चले जा रहे हैं, ऊंचाई पे चले जा रहे हैं। तो जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो सतह के पास बहुत सघन होता है,
यानी जो ये कंपोजिशन में जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल है, वाटर वेपर है, ये उसके सराउंडिंग यानी उसके आस जो निम्न सतह है, सतह के बिल्कुल पास वाला निचला हिस्सा, उस हिस्से में क्या होता है, ये सब सघन होते हैं, बहुत डेंस होते हैं, पास पास होते हैं, ये धूल कण है या वाटर वेपर है या गैसेज है। और जैसे जैसे वायुमंडल में ऊंचाई पे जाते जाते हैं तो चीज़ें क्या होती हैं, विरल होती चली जाती हैं, रेयर मिलने लगते हैं, दूरियां इनके बीच कणों की बढ़ने लगती हैं। तो जल वाष्प के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जल वाष्प की मात्रा भी क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं और इनसे बेस्ड क्वेश्चन बनता है। देखिए आईएएस एग्जाम की क्या खास बात होती है, इसमें सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन आते हैं। आपने टॉपिक को पढ़ा, फिर समझा, फिर आप कितना उसको बता पा रहे हैं। ठीक है, उसमें आपका होता है, किताब का नहीं होता कुछ भी। किताब आपने पढ़ ली, टॉपिक आपने समझ लिया, समझाने वाले ने समझा दिया, फिर आप तर्क शक्ति, आप विश्लेषण कितना कर पा रहे हैं। कोई क्वेश्चन एज इट इज़ एकदम नहीं आएगा। ठीक है, पीसीएस में सीधा सीधा आता है। तो यहाँ क्या आपको टॉपिक को समझना है। जैसे ये पॉइंट अभी कहा कि जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के जो सराउंडिंग है या जो उसकी जो निचली सतह है वहाँ पर सघन रहता है। कण पास सघन विरल का क्या होगा, ये भी थोड़ी देर आगे बताऊंगा मैं कि इनका क्या फ़र्क होता है। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, जल वाष्प की मात्रा। तो जल वाष्प की मात्रा ऊंचाई पर जाने पर कैसी है, कम होती चली जा रही है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि जल वाष्प की मात्रा ऊंचाई पर जाने पर कम होगी और निचले हिस्से में ज़्यादा होगी। तो ये फैक्टर बनता है, इससे क्वेश्चन बनेगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा, आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ इन चीज़ों को इसमें एक और ख़ास बात है, जियोमॉर्फोलॉजी आपने पढ़ा, वो भी टेक्निकल था, ये उससे भी ज़्यादा टेक्निकल है। अभी कैसा मौसम है, थोड़ी देर बाद कैसा मौसम बदल जाएगा, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आप इसको कैलकुलेशन कर देंगे। मौसम की भविष्यवाणी करते हैं तो लोग ऐसे ही करते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है, कैसे चेंजेस आएंगे, तो वो हमें थोड़ा सा समझना होता है उस चीज़ को। तो ये सारा फैक्टर हमें अगर पता है तो हम चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथमेटिकल हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो वाटर वेपर्स की बात करेंगे तो वाटर वेपर में क्या है, ये जो ऊंचाई के साथ साथ कैसी है, घटती जाती हैं। गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंध में ये हवा के आयतन का 4% होती है। जल वाष्प की मात्रा जो उष्ण और आर्द्र प्रदेश हैं वहाँ पर क्या होता है, हवा के आयतन का 4%। अब आप देखिए फिर से बात आ गई प्रदेश की। तो ग्लोब को आपको अपने साथ रखना है। ग्लोब में हमेशा दिमाग में चलता रहना चाहिए क्या स्थितियाँ हैं। स्थितियाँ ये हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं ये ग्लोब में, तो आप देखिए कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक, अंटार्कटिक, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सब आ गए। तो ये अलग अलग जोन बन गए ना, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स बन गए। अब आपको यहाँ पहचान ये भी रखनी होगी कि उष्ण आर्द्र बोला यानी कैसा, ट्रॉपिकल वेट। ठीक है, तो ट्रॉपिकल वेट आपको छांटना पड़ेगा कि कहाँ पे आएगा इसमें। अभी तो आज हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा हो, धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे। तो जहाँ सूर्य की किरणें भी तेज पड़ रही हो और वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा हो तो वो उष्ण आर्द्र प्रदेश में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जब उष्ण आर्द्र बोला जा रहा है या शुष्क बोला जा रहा है, ड्राई बोला जा रहा है, या विंटर बोला जा रहा है, या कोल्ड या फ्रीज बोला जा रहा है, तो तुरंत आना चाहिए कि हाँ हम ग्लोब के किस हिस्से की बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे डेली वर्षा होती है। क्या आप जहाँ रहते हैं वहाँ डेली वर्षा होती है? पूरे साल नहीं होती है, साल के कुछ महीनों में होती है, कुछ महीनों में भी डेली नहीं होती है। अभी रेनी सीजन चल रहा है, आप देख रहे हैं कितनी वर्षा हो रही है, लेकिन इक्वेटर में लगभग डेली शाम को 4 बजे वर्षा होती है। तो आपने देखा है कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ कितना जंगल होता है, सेल्वा और ये अमेजन बेसिन, ये सब देखिए सारे जंगल, इंडोनेशिया मलेशिया के जंगल, वो सब क्या है, सब इक्वेटोरियल पार्ट है। और आप देखिए रेनफॉल इतना ज़्यादा है। जब रेनफॉल इतना ज़्यादा है तो क्या होगा, सनरेज ज़्यादा तो रेनफॉल ज़्यादा, क्लाउड्स बन रहे हैं। और पूरा का पूरा भाग आप देखेंगे, थोड़े थोड़े स्थल भाग हैं, बाकी की सारा जो भूमध्य रेखीय इक्वेटोरियल पार्ट है ग्लोब में वो कैसा है, तो सारा पार्ट लगभग जलीय भाग है। भूमध्य रेखा का जो भाग है स्थल भाग कम और जल भाग ज़्यादा। तो जब ज़्यादा रेज पड़ेंगी तो इवेपोरेशन होगा, बाष्पीकरण होगा, बादल बनेंगे। ठीक है, कंडेंस्ड होंगे, संघनन होगा, वर्षा होगी तो ज़मीन पे होगी तो क्या होगा, जंगल उगेंगे, वृक्ष उगेंगे, घासें उगेंगी। ठीक है, और जब ये सब होगा तो जीव जंतु भी ज़्यादा होंगे।
तो आप देख सकते हैं जितने भी घने घने जंगल हैं वो सब भूमध्य रेखा पर स्थित हैं और उन पर वाइल्ड लाइफ कितना मिलता है। आप डिस्कवरी चैनल, नेशनल जियोग्राफिक ये सब देखते होंगे, तो आप नहीं देखते हैं तो उनको देखा करिए, नेशनल जियोग्राफिक बहुत अच्छा आता है, ठीक, तो उनको देखा करिए, आपकी नॉलेज बहुत अपडेट रहेगी उन चीज़ों से। तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि एक जंगल कौन सा है, कहाँ का है, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं। तो वो जंगल होने का जो रीजन हो रहा है वो क्लाइमेट को तो जा रहा है कि वहाँ इस प्रकार की क्लाइमेट है कि वो जंगल घास झाड़ियाँ उगने के लिए एक अनुकूल व्यवस्था दे रहा है, ठीक। फिलहाल अभी उसको इतना नहीं हमें करना है, बस ध्यान होना चाहिए कि हम अगर उष्ण आर्द्र की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल वेट की बात कर रहे हैं, टेम्परेट की बात कर रहे हैं, फ्रीज की बात कर रहे हैं, तो वो वर्ड में कौन सी अक्षांशीय स्थिति वाला क्षेत्र होगा, ठीक है। लैटिट्यूड्स के बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट को समझने के लिए और क्लाइमेट को कंट्रोल करने का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है, ठीक। तो अब हम बात कर रहे थे इसकी वाटर वेपर्स की। तो वाटर वेपर में आप देखिए कि इसमें लिखा है कि जो उष्ण आर्द्र कटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा के आयतन के 1% होती है। ध्रुवों जैसे ठंडे, ध्रुव कौन सा हुआ? ध्रुव की अगर हम बात करें तो पोलर रीजन की बात तो हुई, ध्रुव पोलर रीजन ये हो गए। शुष्क प्रदेश यानी जहाँ भी मरुस्थल मिल रहा होगा, मरुस्थल लगभग यहाँ मिलते हैं। 30 से 35 महाद्वीपों के पश्चिमी भाग, ये चीज़ें ऐसे दिमाग में होनी चाहिए। मरुस्थल कहाँ मिलेगा? 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच, 25 से 35 मान लो, 30 से 35 ज़्यादा अच्छा है, 25 से 35 महाद्वीपों के पश्चिमी भाग। क्यों होते हैं ऐसे मरुस्थल? आगे चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ शुष्क है, यहाँ शुष्क, यहाँ ये तो पोलर रीजन है, जमा हुआ है, तो यहाँ भी तो कैसा है? जब जमा हुआ है तो फिर उतनी ज़्यादा तो आर्द्रता नहीं है, और आर्द्रता कहाँ है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक। तो कहाँ पर कितनी हवा के आयतन का कितना? 4%, और ध्रुवीय और शुष्क मरुस्थलों में कितना हो रहा है? 1%। तो ये चीज़ें हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि इनसे क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा? ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे और मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। अच्छा, एक और सारी चीज़ों को, अभी मैंने क्या कहा कि क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है, तो अब स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है, बाकी की चल रही है, तो कंक्लूजन कुछ निकाले जा चुके हैं। तो वहाँ एक कंक्लूजन ये भी निकाला गया है कि जो ये जलवाष्प की मात्रा होती है, देखिए भूगोल पढ़ने का एक बेस्ट वे है कि आप ग्लोब समझ लें, और ग्लोब में आप इक्वेटर समझ लें, ठीक है। इक्वेटर, और इक्वेटर से पोल जाने पे क्या होता है, और पोल से इक्वेटर जाने पे क्या होता है। ये अगर आपने जलवायु दशाएं समझ ली तो बिल्कुल सारा भूगोल आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जलवायु का बहुत बड़ा रोल होता है हर चीज़ में। स्थलाकृतियाँ बनने में भी होता है। आप लास्ट पढ़ चुके हैं जो अपर्दन के कारक थे, हिमानी है, मरुस्थल है, या जो कास्ट टोपोग्राफी है, ठीक है, आप उसका और क्या था, समुद्र वाला है या नदी वाला है। तो आप देखिए विशेष जलवायु दशाएं हैं, वहाँ पर ऐसा हो रहा है, हर जगह नहीं हो रहा है। जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर वाले क्षेत्र में मिल रहा है, मरुस्थल में नहीं मिल रहा है। तो वहाँ की जलवायु दशाएं उस प्रकार की हैं कि तापमान माइनस में जा रहा है और ग्लेशियर बन रहा है और बर्फ़ पिघल रही है और वो पूरी तरह नहीं पिघल पा रही है और उसमें स्लाइडिंग हो रहा है। तो इस तरह चीज़ों को समझना है। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकलता है वाटर वेपर के लिए कि वाटर वेपर की मात्रा अगर आप देखेंगे ग्लोब में तो क्या होगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जल वाष्प की मात्रा कम होती चली जाती है, यानी घटती चली जाती है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ ये इक्वेटर था और ये पोल्स थे। अब आप देख लीजिए, इसको अप्लाई भी किया करिए साथ साथ कि सही बात है या नहीं, सही नहीं है आपके अकॉर्डिंग। किताब में क्या लिखा है, आप क्या पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं, आप समझ कितना पा रहे हैं, आप उन चीज़ों को कैसे वर्ड रेफरेंस में देख रहे हैं कि इक्वेटोरियल पार्ट अभी मैंने बताया वर्षा होती है और यहाँ से धीरे धीरे आप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मात्रा कम होती चली जा रही। तो जलवाष्प की मात्रा के बारे में भी क्या बताया कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, जलवाष्प की मात्रा में कमी आती जा रही है। ये तथ्य हैं, ये फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने, इनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक। उसके बाद वाष्प के कारण ही सभी प्रकार के संघनन तथा वर्षण
होते हैं, यानी जल वाष्प जो है वो क्या करती है, सारे प्रकार का प्रेसिपिटेशन, विभिन्न प्रकार वर्षा के विभिन्न रूप होते हैं, वर्षण पानी का यानी जल बूंदों के रूप में गिरना, ओले के रूप में गिरना, हिम के रूप में गिरना, तुषार के रूप में गिरना, ये सब क्या है, प्रेसिपिटेशन होते हैं। और ये सब जो क्रियाएं हो रही हैं यानी विभिन्न प्रकार के संघनन, जो कंडेंसेशन हो रहा है उसमें क्या है, इसका वाटर वेपर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, वाटर वेपर नहीं होंगी तो ये सारी क्रियाएं नहीं हो पाएंगी। उसके बाद अगला डस्ट पार्टिकल, धूल कण, और इन्हीं धूल कणों से इनको कई जगह एरोसोल भी लिखा मिल जाता है। ठीक है, धूल कणों को कई जगह एरोसोल भी लिखा मिल जाता है। तो आपको मेन धूल कण ध्यान रखना है, डस्ट पार्टिकल ध्यान रखना है। इनकी स्थिति के कारण वायुमंडल में अनेक घटनाएं घटती हैं, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। अगर डस्ट पार्टिकल नहीं होंगे तो आपको आकाश का रंग नीला दिखाई नहीं देगा, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। धूल के कण जो वायुमंडल में स्थित हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। धूल के कण क्या है, जैसे नमक के कण हैं, धुएं की कालिक है, उल्कापाती है, धूल से धूल आई, ज्वालामुखी विस्फोट उससे धूल आई। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार से धूल के कण वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और अपनी क्रियाएं करते हैं। जलवाष्प को आकृष्ट करने वाले आर्द्रताग्राही नाभिक, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, आर्द्रताग्राही नाभिक यानी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, तो ये जिनके चारों तरफ संघनन के कारण जल बूंदों का निर्माण होता है। डस्ट पार्टिकल एक आर्द्रताग्राही नाभिक का काम करते हैं वायुमंडल में, और इनके चारों तरफ जल बूंदों का निर्माण होता है। वर्षा, कोहरा, बादल आदि सब इन्हीं का परिणाम होते हैं, यानी वाटर वेपर और धूल कण मिलकर आपकी इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं कंडेंसेशन, संघनन से संबंधित। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन हो गया, वायुमंडल का संगठन हो गया। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कंपोजिशन यानी संगठन, गैसें होती हैं, जलवाष्प होती है, धूल कण होते हैं। गैस का क्या रोल है, जलवाष्प का क्या रोल है और धूल कणों का क्या रोल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला इसका जो दूसरा पार्ट है स्ट्रक्चर। अभी हम लोगों ने पढ़ा कंपोजिशन और अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी संरचना। वायुमंडल की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर, पृथ्वी के वायुमंडल की रचना कई संकेंद्रीय परतों या मंडलों से हुई है। पृथ्वी के वायुमंडल की रचना कई संकेंद्रीय परतों या मंडलों से हुई है। संकेंद्रीय मीन्स कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक लेयर, यानी ऐसा संकेंद्र मीन्स जिस ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो। कॉन्सेंट्रिक, ऐसा एक सेंटर हो और उसके चारों तरफ आप विभिन्न सर्किल बना दो तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं। तो यहाँ कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है कि ग्लोब की बात कर दी, ये ग्लोब है, इसके चारों तरफ डिफरेंट लेयर से, ये पृथ्वी की बात अगर आपने कर दी, ये पृथ्वी है, ये इसमें विभिन्न लैंडमास है और इसमें आप देखिए ये एक लेयर ये आ गई, दूसरी लेयर ये आ गई, तीसरी लेयर आप देखें ये आ गई इस टाइप से, ठीक है, चौथी लेयर कोई और हो गई,
तो कॉन्सेंट्रिक यानी सारी जो है इनके इसके को केंद्र मानकर सारी लेयर बनी हुई है। तो आप क्या कह सकते हो, पृथ्वी के वायुमंडल की रचना कई संकेंद्रीय परतों द्वारा हुई है, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स के द्वारा हुई है। वायुमंडल की जो परतीय विशेषताएं हैं, ठीक है, इनको हम दो आधारों पे बांट लेते हैं, एक तापीय विशेषता, दूसरी रासायनिक विशेषता। अब कैसे हम लेयर्स बनाएंगे, क्या करेंगे, वो थोड़ा समझ लीजिए। इसमें जिस तरह हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी, आप उसी तरह समझ सकते हैं। आप इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसे बना सकते हैं और यहाँ अर्थ बना दीजिए, ठीक है। और इसके बाद विभिन्न लेयर जो है वो आप ऐसे बना सकते हैं, या कुछ किताबों में ऐसे बनाया हुआ है, दोनों तरफ उन्होंने ही बना दिया। एक तरफ यहाँ ऊंचाई दिखा दी, यहाँ तापमान दिखा दिया, और ये एक पृथ्वी की सतह दिखा दी, ये सतह है, उसका एक लेयर ये, दूसरी है, तीसरी है, इस टाइप से दिखा दिया। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप डायग्राम बना सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको समझ में आए आप कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो फिलहाल ये ध्यान रखना है कि जो इनकी परतें हैं, उन परतों को का वर्गीकरण या उनको समझने के लिए दो आधार माने गए। एक आधार तो तापीय विशेषता मानी गई और दूसरा आधार उसका रासायनिक विशेषता, ठीक है। तो सामान्य रूप से जो तापीय विशेषता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी से समझ में भी आपको आएगा, वास्तविकता में भी चीज़ें उसी से मिलती हुई हैं और क्वेश्चन भी आपको ज़्यादातर तापीय विशेषता। तो तापीय विशेषता के आधार पर लगभग 5 परतों में बांटा गया है। किताब वाले अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं, किसी ने 4 बनाया है, किसी ने 5, किसी ने 6, लेकिन बस हमें उन विशेषताओं को समझना होगा कि लगभग कितनी से कितनी ऊंचाई तक कौन सी परत होती है और उसमें क्या खास विशेषता होती है, ठीक है। 4-5 इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कितनी ऊंचाई तक कितना तापमान या और क्या विशेषताएं हैं उनको हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ जैसा कि आधार हमने तापमान लिया है, तो हमें तापीय आधार पर ही बातों को ध्यान रखना होगा। तो तापीय आधार पर अगर हम बात करें तो पृथ्वी को हमने 5 परतों में, एनसीईआरटी में 5 परतों में बांटा गया है, जिसमें हम एक सबसे पहला क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, दूसरा समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा मध्य मंडल मेसोस्फियर, चौथा आयन मंडल या आइनोस्फियर और 5वां मंडल एक्सोस्फियर या बाह्य मंडल, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। इसमें जैसे कि हम बात करें पृथ्वी, मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, सबको दिख रहा होगा, ये पृथ्वी की सतह है। तो पृथ्वी की सतह पर आप मान लीजिए सरफेस हो गया, आप इसको अर्थ लिख दीजिए, और यहाँ से आप आगे सूर्य की तरफ जा रहे हैं अगर, तो पहली परत आपको मिलेगी क्षोभ मंडल, यानी कि आप, चलो अभी मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, चलिए। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, दूसरा समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा मध्य मंडल या मेसोस्फियर, चौथा आपका आयन मंडल या आइनोस्फियर, 5वां आपका एक्सोस्फियर या बहिर्मंडल, उसके बाद एक चुंबकीय मंडल भी होता है मैग्नेटोस्फियर, उसके बाद सेलेस्टियल स्फीयर, उसके बाद क्रोमोस्फियर और उसके बाद फोटोस्फियर, और फिर आप सीधे सूर्य में चले जाते हैं, ठीक है। ये अर्थ और ये सन, ये क्रम आप लोग याद कर लेना। बहिर्मंडल तक, चुंबकीय मंडल तक भी मान लो पृथ्वी का होता है, उसके बाद का सूर्य का होता है। तो सूर्य से चलेंगे तो फोटोस्फियर, अभी लिखूंगा सारा, फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर, सेलेस्टियल स्फीयर, मैग्नेटोस्फियर, एक्सोस्फियर, आइनोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर। ये क्रम पृथ्वी से सूर्य और सूर्य से पृथ्वी, ये आपको याद करना है, समझना है, याद नहीं करना है, समझना है,
ठीक है। तो ये एक परतों का क्रम मैंने आपको बताया। अब इनकी विशेषताएं समझ लीजिए कि क्या विशेषताएं हैं, उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये तो सारा मानव के लिए ही बनाया है पूरा वायुमंडल। जीवन के लिए वायुमंडल से ज़्यादा आवश्यक कुछ नहीं है। तो सबसे पहला जो मंडल है पृथ्वी के आसपास, उसको हम क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे निचली परत है, इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि हम क्षोभ मंडल से शुरुआत कर रहे हैं, तो पृथ्वी की सबसे निचली परत, ठीक है। ये ऐसे अगर बात हो रही है तो सबसे निचली परत कौन सी आ रही है? क्षोभ मंडल की ही आ रही है, ठीक। लेकिन डायग्राम हमें ऐसे नहीं बनाना है, डायग्राम हमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल इसको करके, या आपको जो 2 लाइन खींच के मैंने बताया था, आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पृथ्वी, यहाँ पे आप 2 चीज़ें दिखा सकते हैं, एक साइड इक्वेटर और एक साइड इक्वेटर, एक साइड पोल, ऐसे। या आप एक साइड ऊंचाई दिखा दीजिए, हाइट, या इसको तुंगता भी कह देते हैं, एल्टीट्यूड भी कह देते हैं, ठीक है, हाइट। और दूसरी तरफ आप टेम्परेचर दिखा दीजिए, ठीक है। इस टाइप से आप दिखा सकते हैं। तो ये अर्थ है, ई लिख दिया मैंने, इसको शेड भी दे दिया। ये पृथ्वी की बात हो रही है, पृथ्वी का एक हिस्सा हमने ले लिया। चाहो आप पूरा गोला बना सकते हो, लेकिन आप इस तरह से भी कर दें। वायुमंडल की सबसे निचली परत को परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल, इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम परिवर्तन मंडल क्यों है, अभी बताएंगे। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका एक भौगोलिक नाम है। और परिवर्तन मंडल भी इसको कहते हैं, क्यों कहते हैं बताएंगे अभी। इसका जो नाम ट्रोपोस्फियर की हमने बात की, वो टीजरेंस डी बोट, एक विद्वान थे जिनका नाम था टीजरेंस डी बोट। टीजरेंस डी बोट, टीजरेंस डी बोट, इन्होंने सबसे पहले इसका नामकरण ट्रोपोस्फियर के रूप में किया था, ठीक है। ट्रोपोस्फियर, टीजरेंस डी बोट। अब ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोज से बना है। ट्रोपोज एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ विक्षोभ या टर्बुलेंस होता है। विक्षोभ या टर्बुलेंस, इसलिए इसको विक्षोभ मंडल भी कहते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल या टर्बुलेंस मंडल, टर्बुलेंस जोन या टर्बुलेंस स्फीयर या ट्रोपोस्फियर, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये नाम किसने दिया? टीजरेंस डी बोट ने। क्यों दिया, कहाँ से दिया? जो ट्रोपोज होता है वो क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब टर्बुलेंस से होता है, विक्षोभ से होता है। इसे संवहनीय परत भी कहते हैं, कन्वेक्शनल। संवहन घटनाएं, संवहन धाराएं, अभी ये सब चीज़ें आगे मिलेंगी आपको, अभी से डरना नहीं। कई सारे नाम मैंने आपको एक क्लाइमेट के टिपिकल चीज़ें बोल दी, कन्वेक्शनल जोन, संवहन धाराएं, संवहन मंडल, कन्वेक्शनल जोन, ठीक। तो जोन से मतलब क्या होता है? एक हिस्से से होता है, मतलब एक जैसे कटिबंध कहते हैं, तो इस तरह से एक बेल्ट होती है, उसको जोन कह देते हैं। एक पेटी होती है, एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है, उसको जोन कह देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो संवहन मंडल कहें, क्षोभ मंडल कहें, परिवर्तन मंडल कहें, विक्षोभ मंडल कहें, सबका मतलब क्या है कि हम ये वाले ट्रोपोस्फियर की बात कर रहे हैं, यानी पृथ्वी के सबसे निचले परत की बात कर रहे हैं। तो इसमें मौसम और जलवायु से संबंधित सारी जो घटनाएं हैं वो कहाँ घटती हैं? क्षोभ मंडल में घटती हैं, इसी मंडल में घटती हैं, आप ऐसे कहेंगे। मौसम से संबंधित जो सारी घटनाएं हैं वो कहाँ घट रही हैं? क्षोभ मंडल में घट रही हैं। जैसे कि आपका वाष्पीकरण, संघनन, मतलब इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, वर्षण या प्रेसिपिटेशन हो गया, कोहरा है, तुषारपात है, ओस है, पाला है, हिमवर्षा है,
ओलावृष्टि है, जल वर्षा है, हरिकेन, चक्रवात, वायुमंडलीय तूफान, तड़ित झंझा, ये जितनी भी वायुमंडल की घटनाएं हैं, मौसम से संबंधित घटनाएं हैं, ये सब कहाँ होती हैं? ये सब की सब क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75%, वायुमंडल के गैसीय स्टेट का जो मास है, जो द्रव्यमान है, उसका 75% कहाँ केंद्रित है? क्षोभ मंडल में केंद्रित है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल में विरलता आने लगती है। तो विरलता, वायुमंडल में विरलता आने का मतलब क्या है कि उसका जो कंपोजिशन है, उसके जो तत्व हैं, उन्हीं में तो विरलता आएगी। ये आपको ध्यान रखनी है ये बात कि कोई शब्द बोला जा रहा है तो वो कहाँ, उसकी उपस्थिति कहाँ पे हो रही है। ठीक है, इस मंडल में सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं। ऊंचाई के साथ इसमें तापमान में गिरावट आने लगती है, ये इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले हाँ ये भी समझ लीजिए इसकी ऊंचाई है कितनी, क्या है इसकी ऊंचाई? लगभग 13 किलोमीटर मानी जाती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग 13 किलोमीटर की मानी जाती है। यानी क्षोभ मंडल अगर आप यहाँ तक दिखा रहे हैं इस ग्राफ में, तो 13 किलोमीटर आप इसकी दिखा देंगे। लेकिन भूमध्य रेखा ध्रुवों पर ये ऊंचाई अलग अलग होती है। ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और औसत की बात करेंगे तो 13 है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। एनसीईआरटी में ये दिया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में 13 किलोमीटर बताई है, किसी में 12 भी है किसी किताब में, तो उसको आपको ध्यान देना है कि आप कैसे देख रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 13 किलोमीटर इसकी ऊंचाई बताई गई है, एक औसत ऊंचाई, और 8 किलोमीटर ध्रुवों पर और 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर ज़्यादा क्यों है? देखिए उसका भी कारण है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है। उसका कारण ये है कि जो तेज वायु प्रवाह होता है, तेज वायु प्रवाह के कारण ताप को अधिक ऊंचाई तक ले जाती हैं हवाएं। तो तेज वायु प्रवाह है वो ताप को अधिक ऊंचाई तक ले जाता है। इसलिए क्या होता है, जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर ज़्यादा होती है, यानी अधिक ऊंचाई तक होती है। एक बात और इसमें भी है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई हम कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती चली जाती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कुछ और पॉइंट की बात कर रहे थे, भूमध्य रेखा से और ध्रुवों की तरफ वितरण देख रहे थे, यानी वितरण देखिए यहाँ पे फिर से वितरण आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट क्लास जियोग्राफी इज द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। भूगोल वितरण का विज्ञान है। तो किस किस चीज़ का वितरण आप नहीं पढ़ेंगे, हर चीज़ का वितरण यहाँ पर है। तो आप देखिए कभी आर्द्रता का वितरण है, कभी क्षोभ मंडल का में ऊंचाई की बात हो रही है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई में कमी आ रही है, या ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती जाती है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको अभी बता रहा था वो टेम्परेचर वाली बता रहा था। क्षोभ मंडल में कि ये विशेषता है या एक गुण है या प्रॉपर्टी है, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। यानी कि 165 मीटर आप जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता चला जाता है। यानी ऊंचाई, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऊंचाई और तापमान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आ रही है, गिरावट आ रही है। ये एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको आप 1000 मीटर के संदर्भ में अगर लिखेंगे तो 1000 में 6.5 डिग्री, 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। ये बात आपको याद रखनी है।
या आप ऐसे कहें कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कमी होने लगती है। तापमान की इस गिरावट की इस दर को सामान्य ताप ह्रास दर, ठीक है, सामान्य ताप पतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ये याद करना है आपको, ये क्वेश्चन आता है। ये जो अभी आपको बात बताई जा रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपको वायुमंडल को समझने के लिए। वायुमंडल का क्या मैकेनिज्म, आगे कैसे होंगे, चक्रवात बनेगा, वाताग्र बनेगा, वायु राशियाँ बनेंगी, मौसम जलवायु सब बन रहा है, तो उसमें क्या चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं, हवा की दिशा क्यों बदल रही है, क्यों मरुस्थल मिल रहा है, ठीक है, क्यों कहीं पे उष्ण हो रहा है, क्यों कहीं पे वेट हो रहा है, यानी ड्राई हो रहा है, कहीं वेट हो रहा है, वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ आपको क्या बताया जा रहा है कि हर 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर, यानी 165 1 डिग्री कम, फिर 165 फिर 1 डिग्री कम, इस दर से कम होता है, यानी इस रेट से कम होता है। और यहाँ मीटर की बात करें तो इतने मीटर पर इतने डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। तो ये आपको याद रखना है, ऐसा होता है, क्यों होता है, इसका कारण भी अभी बताता हूँ। तो ये जो इस रेट से टेम्परेचर में कमी आ रही है, तो उस रेट को हम क्या कह देते हैं, सामान्य पतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट, या कह देते हैं हम नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है, सामान्य पतन दर या सामान्य ह्रास दर, सामान्य ह्रास दर, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ऊंचाई के साथ तापमान में यह कमी ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय गैसों में के घनत्व, वायुदाब एवं कणकीय पदार्थों यानी पार्टिकुलर मैटर में कमी के कारण, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वायुमंडल विरल होता चला जाता है, तो अभी क्या कहा, गैसों के घनत्व यानी उनकी डेंसिटी, उनका प्रेशर और जो पार्टिकल्स हैं उनकी मात्रा में कमी हो रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, ये ऐसी स्थिति बन रही है, ठीक है। इतने सारे में कई क्वेश्चन बन गए, क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करते रहिए पुराने पेपर्स के साथ। तो क्या हो रहा है, क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल की बात वायुमंडल नहीं कहेंगे, वायुमंडल की सबसे निचली परत या तो कहें या क्षोभ मंडल कहें। वायुमंडल में ऐसा हो रहा है ये नहीं कहेंगे, वायुमंडल की सबसे निचली परत में ऐसा हो रहा है ये आप कहेंगे। और कहाँ हो रहा है, क्षोभ मंडल में हो रहा है, ट्रोपोस्फीयर में हो रहा है। परिवर्तन मंडल, परिवर्तन हो रहे हैं, मौसम संबंधित जितनी घटनाएं हैं वो सब इसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन मंडल। तापमान में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन मंडल। तापमान में जिस दर से परिवर्तन हो रहा है वो दर नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य पतन दर या ताप ह्रास दर, आपने उसको कह दिया, ठीक है। वायुमंडल का निचला भाग सौरिक विकिरण के अवशोषण के कारण गर्म नहीं होता, बल्कि धरातल के ऊष्मा के निचले वायुमंडल में परिचालन, संवहन एवं विकिरण विधियों से गर्म होता है। ये बात आपकी समझ में नहीं आई होगी। अभी मैंने आपको शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव और इंसोलेशन, सूर्यताप और पार्थिव विकिरण, सोलर रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात कही थी, ठीक है। सूर्य से विकिरण आ रहा है, सोलर रेडिएशन तो आ रहा है, लेकिन उस सोलर रेडिएशन से चीज़ें गर्म नहीं हो रही हैं, वो पार्थिव विकिरण के द्वारा गर्म होती हैं। और उनके लिए क्या ज़रूरत होती है, ऊष्मा का चालन यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो वायुमंडल निचली सतह है पृथ्वी की, जो सराउंडिंग है, वो कैसे गर्म होता है, वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन यानी कि ऊष्मा का चालन या परिचालन, ऊष्मा का संवहन और ऊष्मा का विकिरण, इसके कारण जो वायुमंडल है, निचला वायुमंडल जो है वो इस तरह से गर्म होता है। ये आपको ध्यान देना है। अब ये सब कहाँ हो रहा है, क्षोभ मंडल में हो रहा है सारा सब कुछ। अब क्षोभ मंडल का जो ऊपरी सतह है, सरफेस पर आप खड़े हो, ये सतह है, इस सतह पर आप खड़े हैं और यहाँ से वायुमंडल का भाग हुआ, यानी यहाँ से 13 किलोमीटर की बात आपने की, क्षोभ मंडल की सीमा आ गई, क्षोभ मंडल खत्म हो गया। अब क्षोभ मंडल जहाँ खत्म हो रहा है, यानी जहाँ ये है अपर लिमिट, यहाँ एक पार्ट होता है, उसको कहते हैं क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा
ठीक है, ये देखिए मैंने इसको वन या लाइनर नहीं बनाया, लीनियर नहीं बनाया, रेखीय नहीं बनाया है, जोनल बनाया है, थोड़ी चौड़ी सी बेल्ट बनाई है। तो जो क्षोभ सीमा होती है वो एक रेखिक ना होके एक जोनल पार्ट होता है, यानी थोड़ा उसमें चौड़ाई, उसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर होती है। ठीक है, 1.5 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा कहते हैं, जिसे नेपियर शॉ एक विद्वान थे, नेपियर शॉ ने सबसे पहले ये नाम दिया था क्षोभ सीमा, नेपियर शॉ। इन्होंने सबसे पहले शब्द क्षोभ सीमा, टीजरेस रिबोट क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। ठीक, तो इसको मैंने बताया आपको कि ये एक रेखिक ना होकर एक जोनल, एक थोड़ा चौड़ाई का हिस्सा होता है, जिसको जो लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ाई वाला भाग होता है। तो ऊंचाई के साथ जो तापमान में गिरावट हो रही थी क्षोभ मंडल में, वो इस सीमा में आके बंद हो जाती है। ठीक है, जो आपने यहाँ पर एक रिलेशन ये देखा था कि 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ रही है, तो वो जो कमी आने का सिलसिला था वो सिलसिला क्षोभ सीमा पे आके रुक जाता है। यहाँ पर तापमान में ऊंचाई के साथ गिरावट होनी बंद हो जाती है। ठीक है, तो आप सीधा आप कह सकते हो कि जो तापमान में गिरावट हो रही थी, जो ये वाला जो नॉर्मल लैप्स रेट देखने को मिल रही थी, वो कहाँ देखने को मिल रही थी? वो क्षोभ सीमा के अंदर आपको क्षोभ मंडल में आपको देखने को मिल रही थी, क्षोभ सीमा के निचले हिस्से में मिल रही थी। या इसकी बात हम करें क्षोभ सीमा की, तो क्षोभ सीमा में जो ध्रुवों पर तापमान होता है वो -45 डिग्री सेंटीग्रेड और इक्वेटर पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी आप देखिए यहाँ पर कितना गर्मी सतह पर है, गर्मी के मौसम में आप बात करेंगे, और आप जब क्षोभ सीमा पर जाएंगे तो क्या स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमें देखना होगा कि क्षोभ सीमा पर जो तापमान होता है वो कितना होता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड, और विषुवत रेखा पर क्षोभ सीमा पर जो तापमान है वो विषुवत रेखा पर -80 डिग्री और पोल पे -45 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो जेट स्ट्रीम की बात करें, वो ऊपरी क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम आपको चलती मिलेंगी, ऊपरी क्षोभ मंडल में। अपर ट्रोपोस्फियर, जेट स्ट्रीम काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे आएगा। तो इतना सब कुछ ट्रोपोस्फियर में होता है। तो यहाँ आप डायग्राम साथ साथ बनाते चलिए और इसमें लिखते भी चलिए। ये आपने अर्थ बनाया था, यहाँ आप ट्रोपोस्फियर लिख दीजिए, ट्रोपोस्फियर, और ये ट्रोपोपॉज हो गया। ठीक है, 13 किलोमीटर एवरेज, और टेम्परेचर आपने देख लिया -80 और -45 और 8 और 18, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और 1 डिग्री क्या होता है, डिक्रीज़ होता है 165 मीटर जाने पर टेम्परेचर। ठीक है, ये इतना सा है, आपको इसको याद रखना है। अगला जो मंडल आता है वो आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसका मतलब यहाँ से आगे जब चले तो क्या बना, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। तो समताप मंडल की ऊंचाई जो है वो क्षोभ सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। यानी यहाँ से 50 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है वो वहाँ तक क्या माना जाता है, वहाँ तक आपका समताप मंडल माना जाता है। कौन सा मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। अब ये मंडल, इसमें क्या खास बात है, क्षोभ सीमा के बाद ही इसकी बात आएगी। यानी आप कह सकते हो कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में कौन होता है, ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा होती है। आप देख लीजिए कि कुछ कुछ वैसा हो रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल कोर,
क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन आ रहा है, एक डिस्कॉन्टिन्यूटी आ रही है, फिर मेंटल और कोर के बीच में डिस्कॉन्टिन्यूटी आ रही है, अपर मेंटल लोअर मेंटल, ये चीज़ें आ रही हैं। देखिए कुछ कुछ वैसा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें पैरेलल में याद, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे याद करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर एक साइड, अपर स्ट्रक्चर एक साइड, यानी सतह पर आप खड़े हो गए, ठीक है। ये आज शॉर्ट तरीके होते हैं, आप सरफेस पे खड़े हैं, सरफेस के नीचे आंतरिक संरचना होगी और सरफेस के ऊपर वायुमंडल का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ वायुमंडल की परतें, यहाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतें। एक स्टाइल में आप एक सीधे सीक्वेंस में आप क्रस्ट मेंटल कोर करते चले जाइए और ये ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर ही करते चले जाइए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस तरह से तैयारी कर रहा है। तो ऐसे चीज़ें आसानी से याद रहती हैं अगर आप कंपेयर करके पढ़ते हैं तो यहाँ देख लेते हैं क्षोभ सीमा के ऊपर, इसको भी टीचरेंस डिवोट ने खोजा था 1902 में। और इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है, क्योंकि यहाँ देखा था आपने घटना बंद हो गया था, तो यहाँ पर जो इसका स्टार्टिंग है, यहाँ पर क्या है, तापमान स्थिर रहता है, यानी लगभग कांस्टेंट जैसा रहता है। तो इसलिए समताप मंडल, समान तापमान, इसलिए समताप मंडल उसको कह देते हैं। परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है। समताप मंडल में स्टार्टिंग में तापमान स्थिर रहता है, लेकिन 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में आप कह सकते हो लगभग 15 से 35 किलोमीटर, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन कंसंट्रेशन पाया जाता है। ठीक है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है। समताप मंडल का महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन क्या करती है, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उन अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन परत अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और जो ऊर्जा का तीव्र और हानिकारक प्रभाव होता है, उससे पृथ्वी की या पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है, ठीक। तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो 15 से 35 के बीच पाया जाता है। और यहाँ पर जो मौसमी गतिविधियाँ थीं, जैसे चक्रवात है, आंधी तूफान आदि, ये सब बंद हो जाता है, यहाँ नहीं होता। इसलिए जो विमान चालक हैं वो अपना वायुयान चालक इस भाग में अपना वायुयान उड़ाना पसंद करते हैं। तो एक ये भी क्वेश्चन हो गया, वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मौसम से संबंधित जो घटनाएं हैं वो नहीं होती हैं, इसलिए ऐसा होता है। समताप मंडल में भी आप इसकी ऊपरी सीमा, जिसको समताप सीमा या स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, यहाँ का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है, समताप मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहेंगे, समताप सीमा या स्ट्रेटोपॉज। समताप सीमा या स्ट्रेटोपॉज। और यहाँ कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान इतना हो जाता है। देखिए अंतर कितना कितना कैसे आ रहा है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार के बादल पाए जाते हैं, जिनको मदर पर्ल ऑफ क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड कह देते हैं। मदर पर्ल ऑफ क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड्स, ये सेरस बादल होते हैं। बादल का भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, ठीक है। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड कहते हैं। वो कहाँ मिलते हैं, आपको समताप मंडल में देखने को मिल जाते हैं। और ये मंडल क्यों इम्पोर्टेंट है, ओजोन लेयर इस मंडल में पाई जाती है, या ओजोन
लेयर सांद्रण या ओजन कंसंट्रेशन आपको कहाँ मिलता है, समतापमंडल में मिलता है, इसलिए ये मंडल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगला मंडल इसके बाद आता है मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। मध्य मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई, यानी 50 से 80, तो यहाँ आप लिख देंगे 80 किलोमीटर सागर तल, तो यहाँ से शुरुआत हो गई 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल की ऊंचाई। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है। अभी तक तापमान क्या हो रहा था, यहाँ पहले स्थिर हुआ, फिर यहाँ बढ़ा और बढ़कर कहाँ 0 तक पहुँचा। अब इसके बाद इसमें मध्य मंडल में फिर से गिरावट होने लगती है। स्ट्रेटोपॉज़ पर तापमान की वृद्धि समाप्त हो जाती है। अभी आपको बताया था मैंने कि स्ट्रेटोपॉज़ में तापमान की वृद्धि 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ तक था, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तापमान में फिर आप सीधा सीधा देखोगे कि मध्य मंडल और यानी समताप मंडल के बीच में क्या आ रहा है, स्ट्रेटोपॉज़ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, तापमान फिर से घट रहा है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग हो जाता है और ये -100 तक भी चला जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपॉज़ कह देते हैं, यहाँ आप इसको मेसोपॉज़ कह देंगे, मध्य सीमा। ठीक है, इस सीमा के ऊपर जाने पर तापमान फिर से बढ़ने लगता है और 80 किलोमीटर के बाद जो होता है वो तापमान प्रतिलोमन, टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन समझ लीजिए, इतना आगे कल हम इसको पढ़ेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। फिलहाल इतना याद रखिए कि मध्य मंडल का जो ऊपरी भाग है यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापीय प्रतिलोमन की घटना होती है, यानी टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, ठीक है। तापीय प्रतिलोमन क्या होता है ये हम तापमान के चैप्टर में कल पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आपको इतना यह समझना है कि मध्य मंडल का जो ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से में क्या होता है, तापीय प्रतिलोमन की स्थिति हो जाती है, टेम्परेचर इन्वर्जन होता है और यहाँ निशादीप्ति मेघ पाए जाते हैं, ठीक है, नॉक्टिलुसेंट क्लाउड्स, निशादीप्ति मेघ, नॉक्टिलुसेंट क्लाउड्स, जो इस तापमान को कम करने में भी मददगार होते हैं। इस परत में वायुदाब बहुत कम पाया जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जो स्ट्रेटोपॉज़ में 1 मिलीबार तथा मेसोपॉज़ में 0.01 मिलीबार होता है। इतना अंतर आ जाता है कि स्ट्रेटोपॉज़ में 1 मिलीबार वायुदाब था, वायुदाब को हम मिलीबार में नापते हैं, मिलीबार MB लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 मिलीबार था, यहाँ पर 0.01 मिलीबार हो गया। इतना अंतर हो जाता है मध्य मंडल में और मध्य सीमा में और इसमें। अगला मंडल हमारा आता है आयनोस्फीयर, ठीक है, आयनोस्फीयर, आयन मंडल। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर तक, यानी यहाँ से हम बात करें तो आगे चले जाएं तो आप लिख देंगे, यहाँ जगह थोड़ी कम रह गई, 400 किलोमीटर की बात करेंगे तो आयन मंडल आ जाएगा, आयनोस्फीयर, आयन मंडल, आयनोस्फीयर, ठीक है, आयन मंडल। कुछ विद्वानों की किताब में इसकी ऊंचाई 650 किलोमीटर तक है 80 से, NCERT में 80 से 400 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, कुछ में 650 भी दिया हुआ है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है, यानी इस मंडल में जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं जो विद्युत आवेशित कण जिनको हम आयन कहा जाता है, इसलिए इसे आयन मंडल कह देते हैं। और एक और ख़ास बात इसकी है कि इस मंडल से जो
भेजी गई रेडियो तरंगे हैं वो वापस पृथ्वी पर लौटती हैं। आप देखते हैं कि वेव्स का कितना रोल रहता है चीज़ों को आधुनिक बनाने में। तो यहाँ आप देखेंगे जो रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं पृथ्वी से, वो इस मंडल से वापस सतह पर आ जाती हैं, पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं। यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। ठीक है, 2-3 विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, दूसरा यहाँ से जो रेडियो वेव्स हैं वो वापस पृथ्वी पे आती हैं, और तीसरा यहाँ पर तापमान में वृद्धि होने लगती है। इस भाग को 3 परतों में बांटा गया है, जिनको आप DEFG, ठीक है, DEF और G लेयर्स में डिवाइड किया गया है। अब समय सुन लीजिए, इनमें कुछ और कॉन्सेप्ट खास नहीं बचा। इसमें डी लेयर की बात करें तो इसमें दीर्घ तरंगे दैर्ध्य वाली जो तथा निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगे वो परावर्तित होती हैं। ये एक लाइन की बात आपको याद रखनी है। इसमें दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। ई लेयर में इसे कैनली हैवीसाइड, जो ई लेयर है उसे कैनली हैवीसाइड परत भी कहते हैं। इसमें मध्यम व लघु तरंग दैर्ध्य वाली एवं मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली जो रेडियो तरंगे हैं वो परावर्तित होती हैं। और यहाँ पर आपको ध्रुवीय प्रकाश अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस, यानी ध्रुवीय ज्योति, जो ध्रुवीय प्रदेशों पर कुछ लाइटिंग दिखाई देती है, आतिशबाजी टाइप की दिखाई देती है, वो कहाँ दिखाई देती है? वो ई लेयर में दिखाई देती है, जिसको हम अरोरा लाइट्स कह देते हैं। अरोरा लाइट्स, ठीक है, अरोरा लाइट्स। और ये जो उत्तरी ध्रुव पे होती है उसे अरोरा बोरियालिस, और जो दक्षिणी ध्रुव पे दिखाई देती है उसे अरोरा ऑस्ट्रालिस ये कहते हैं। एफ लेयर है, इसे एप्लेटन परत भी कहते हैं, और इसमें मध्यम व लघु तरंग दैर्ध्य वाली जो रेडियो तरंगे हैं वो परावर्तित होती हैं। जी लेयर, इससे लघु, मध्यम व दीर्घ सभी तरंग दैर्ध्य, निम्न मध्यम सभी आकृति की रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। तो ये DEFG लेयर्स के बारे में एक लाइन आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो लास्ट हमारा बचता है वो एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल या बहिर्मंडल बचता है। एक्सोस्फीयर लास्ट। बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, ठीक है, बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ अभी एकत्रित नहीं हो पाई हैं, और ये 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल काफ़ी विरल हो जाता है तथा धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका तापमान की विशेषताओं पर आधारित संरचना की बात हुई, स्ट्रक्चर की बात हुई एटमॉस्फेयर के। दूसरा जो हमारे पास था वो हमारे पास रासायनिक विशेषताओं वाला था। रासायनिक विशेषताएं क्या हो सकती हैं, केमिकल स्ट्रक्चर क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो रासायनिक विशेषताओं के आधार पर हम 2 प्रकार के कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सममंडल और विषम मंडल। ठीक है, होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर। ठीक है, होमोस्फीयर एंड हेट्रोस्फीयर। सममंडल निचले वायुमंडल को प्रदर्शित करता है, जिसकी ऊंचाई सागर तल से लगभग 90 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, और यहाँ इसकी जो संघटक गैसें हैं वही नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारी जो हैं संघटक गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नियॉन, हीलियम, ये सारी इसकी संघटक गैसें मानी जाती हैं। और इसको हम टोटल 3 मंडलों में मान लेते हैं, क्षोभ मंडल,
समताप मंडल और मध्य मंडल। मतलब रासायनिक विशेषताओं के हिसाब से जब वायुमंडल को क्लासिफाई किया गया तो दो कैटेगरी बन के आई, जिनमें आई सममंडल और विषम मंडल, यानी होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर। होमोस्फीयर में क्या है कि गैसों का पूरा कह सकते हैं कि इस मंडल में सभी गैसों का अनुपात प्रायः एक जैसा रहता है, यानी ऊंचाई के संदर्भ में ऊंचाई के साथ जो गैसों का अनुपात है वो एक जैसा रहता है, एक समान रहता है, इसलिए उसको सममंडल नाम दे दिया गया। बाकी की विशेषताएं लगभग वही हैं। इसको 3 मंडलों में बांट देते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, यानी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर। तो आप कह सकते हैं यहाँ से जो मध्य मंडल तक का भाग है, मध्य मंडल तक का भाग, उसको आप कह सकते हैं सममंडल, और यहाँ से इधर का विषम मंडल। ठीक है, तो अब विषम मंडल में क्या है, सागर तल से 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक का भाग होता है, उसको क्या कह देते हैं, विषम मंडल। इसमें जो वायुमंडल की विभिन्न परतों के रासायनिक एवं भौतिक गुणों में विषमता मिलती है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, विषम मंडल। इसमें भी अलग अलग कई परतें बनाई गई हैं, जैसे आणविक नाइट्रोजन परत, एटॉमिक ऑक्सीजन परत, एटॉमिक हीलियम परत और एटॉमिक हाइड्रोजन परत। ये 4 परतें इसमें विषम मंडल के रूप में पाई जाती हैं। तो ये आपका जो वायुमंडल का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ये अभी हमने पढ़ा, और उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा अच्छे से। फिर भी कोई दिक्कत अगर किसी की रही हो तो कमेंट बॉक्स में चले जाएं। कल के क्लास में कुछ लगभग थोड़ी 5-7 मिनट के लिए वॉइस चली गई थी, तो लेक्स का डिवीज़न बच्चों को क्लियर नहीं हो पाया था, तो अभी मैं 2 मिनट थोड़ा सा बता देता हूँ। ये तो हो गया और समझ में आ गया होगा। लेक्स का हम जो बात कर रहे थे, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसका सैलिनिटी के हिसाब से। लेक्स को अगर हम लवणता के अनुसार वर्गीकृत करें तो 2 वर्गीकरण निकल के आते हैं, ताज़े पानी की झील और खारे पानी की झील। ताज़े पानी में आप मीठा पानी भी कह सकते हैं, ताज़ा पानी या मीठा पानी, या दूसरा नंबर खारा पानी। तो वर्ड में मीठे पानी की झील कौन कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, इतना हमने जो अपर्दन के कारक थे उन सबको पढ़ने के बाद हमें चीज़ों को इतना समझ में आया कि खारे पानी की झील आपको मरुस्थल में मिलेगी, वहाँ सॉल्ट या बाष्पीकरण ज़्यादा है और वर्षा कम है। ठीक है, मीठे पानी की झील जो है वो ज़्यादातर आपको हिमानी क्षेत्रों में मिलेंगी, जो हिमानीकृत भाग होते हैं, यानी आप उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में देखें तो सब आपको मीठे पानी की झीलें ज़्यादातर मिलेंगी। तो ये इस चीज़ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा है उत्पत्ति के अनुसार उनका वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो उत्पत्ति के अनुसार वर्गीकरण में आप देखिए, जब आपने अपर्दन के कारक पढ़े थे उन कारकों में आपने देखा था कि इरोजनल और डिपोजिशनल वर्क हो रहा था। तो इरोजनल वर्क से बहुत सारी झीलें बन रही हैं और डिपोजिशनल वर्क से भी बन रही हैं। तो हिमानी की बात करें तो हिमानी में स्पेशली जो हम टाइप कहें तो वो टॉर्न लेक और पेटरनास्टर लेक ये था। उसके अलावा अब देखिए हिमानी से जो झीलें बन रही हैं, तो जो यूएसए का यूएसए नहीं कहेंगे हम, यूएसए भी कह सकते हैं, ग्रेट लेक्स की बात करें, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका की महान झीलें हैं, जैसे कि जिनमें आपको नाम पता है, सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, इरी है, ओंटारियो है, ये सारी की सारी झीलें कैसी हैं, ये सारी की सारी मीठे है, ताज़े पानी की झील। और दूसरा आप इसको क्या कहेंगे कि ये हिमानी से निर्मित झीलें हैं सारी। और जो जितना अक्षांशीय भाग है, जैसे कि फिनलैंड की बात करें, स्वीडन की बात करें, कनाडा की बात करें, तो वहाँ पर जितना भी लेक्स का सिस्टम आपको दिखाई देता है वो सारा का सारा कैसा है, हिमानी से निर्मित झीलें होती हैं। दूसरा नदी से निर्मित झीलें, आप नदी से निर्मित झीलें में देखिए, एक तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा ऑक्सबो लेक की बात हमने की थी, जब नदी कोई मेंडर बना के यानी बिसर्पाकार में रूप में लहरा लहरा के बहती है तो अपनी मार्ग को छोड़ के चली जाती है, तो एक मून शेप में या बैल के जो पैर खुर होता है उसकी शेप में बन जाती है झील, तो उसको क्या बोल देते हैं, ऑक्सबो लेक या गोखुर झील। दूसरा एक प्लंज पूल की बात हम लोग कर रहे थे कि जब वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल के बाद क्या है, एक जहाँ पर वो झरना गिरता है वहाँ पर एक झील जैसी बन जाती है जिसको हम प्लंज पूल कहते हैं। दूसरा हमने पॉट होल्स पढ़े थे, जब रिवर अपने किसी बेड पे बहती हुई जा रही है तो क्या करती है, उसमें जो ड्रिलिंग टूल्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करते थे, अपर्दन के यंत्र, तो अपर्दन के यंत्र क्या करते हैं, पानी के भाप के साथ बहते हैं और बहते बहते उस बेड को काटते हैं, तो जो बेड उसका है उसमें होल होने लगते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जल गर्तिका के बारे में जो बात हमने की थी, तो वो भी क्या है,
नदी से निर्मित झीलें। दूसरा, आप डेल्टाई झील के बारे में बात करते हैं तो जब डेल्टाई भागों में नदियाँ क्या होता है अपनी अलग अलग वितरिकाओं में यानी डिस्ट्रीब्यूटरी में टूट जाती हैं तो क्या होता है वहाँ पर तो झीलों का, जैसे गोदावरी की हम बात कर रहे थे, कोलेरू झील की, तो वो डेल्टाई झीलों के एग्जाम्पल होते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम पवनकृत झीलों की बात करें तो बालका स्थित झील, पवन से बहुत कम झीलों का निर्माण होता है। पटल विरूपण और सामूहिक स्थानांतरण और ज्वालामुखी, ये इनके बारे में, ज्वालामुखी से आपने देखा क्रेटर झील बन जाती है। दूसरा, डायस्ट्रोफिक लेक्स की बात करें तो उसमें आप देखेंगे उसमें कई सारे डिवीजन आपको मिलेंगे, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। जैसे कि आपने देखा कि एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन वाली स्थिति पहाड़ पर्वत इस टाइप से बनता है, या एंटीक्लाइन वाली है सिंक्लाइन वाली, तो जो यहाँ पर स्थित झील है वो एंटीक्लिनल होगी और जो यहाँ है वो सिंक्लिनल होगी, यानी अपनतीय और अभिनतीय, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है इसमें भ्रंश घाटी और रिफ्ट घाटी, ये इंपॉर्टेंट है। रिफ्ट वैली, जैसे आपने देखा कि हिमानी की झीलें जो आपको मैंने अभी बताया ग्रेट लेक्स के सराउंडिंग हो गया। रिफ्ट वैली की बात हम जब करते हैं तो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी आपको पता है, उसमें कितनी सारी झीलें हैं, वो पूरा झीलों का जो क्रम है वो सब विवर्तनिक झीलें, या विवर्तनिक में आप कह सकते हैं कि पटल विरूपण या डायस्ट्रोफिक लेक्स के कैटेगरी में आ जाती हैं। तो बस ये इस टाइप का डिवीज़न है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब जो वर्ल्ड में लेक्स हैं उनको आप एक एक कैटेगरी में देख लेंगे कौन सी लेक की क्या विशेषता है और वो कहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।